आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम सीटेट में इंग्लिश पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे, क्योंकि आपसे इंग्लिश में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से जुड़े होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जानेंगे कि पेडागोजी के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़ें। पहला क्वेश्चन है, द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। तो पहले तो आप नॉट को अंडरलाइन कर देंगे कि आपको जो भी आंसर चुनना है वो नहीं वाला चुनना है, यानी कि निगेटिव चुनना है। तो इसमें पूछा गया है कि डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश के उपयोग से विद्यार्थियों को क्या मदद नहीं मिलती है। तो इसमें बताना है कि डिक्शनरी के द्वारा विद्यार्थियों को किस चीज़ में मदद नहीं मिलती है। पहला ऑप्शन है, फाइंड आउट हाउ टू से ए वर्ड। एक शब्द किस प्रकार से कहा जाता है उसको फाइंड आउट करना। तो बिल्कुल सही बात है, डिक्शनरी के द्वारा हमको ये चीज़ ज्ञात होती है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं वाला आंसर चुनना है। अगला ऑप्शन है, चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ए वर्ड। किसी शब्द में पार्ट ऑफ स्पीच चेक करना। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी डिक्शनरी का कार्य है, लेकिन ये हम इसको आंसर में नहीं चुनेंगे, क्योंकि हमको नहीं वाला विकल्प चुनना है। अगला आपका विकल्प है, फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। शब्दों का अर्थ ज्ञात करना। और जो डिक्शनरी का जो मेन पर्पज होता है वो शब्दों का अर्थ ज्ञात करना होता है। तो ये भी आपके डिक्शनरी के द्वारा होता है, लेकिन हम इसको आंसर में नहीं चुनेंगे, क्योंकि आपको नॉट वाला आंसर यानी कि नहीं वाला आंसर चुनना है। अगला विकल्प है, बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि मौखिक वार्तालाप में कुशल हो जाना। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है मौखिक वार्तालाप। क्या डिक्शनरी के द्वारा हम मौखिक वार्तालाप में कुशल हो जाएंगे? तो बिल्कुल ये गलत है और यही हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि मौखिक वार्तालाप में हम तभी कुशल होंगे जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, जब हम ऐसे परिवेश में बैठेंगे जहाँ पर हमें बोलने के अवसर मिलेंगे, तभी हम मौखिक वार्तालाप में कुशल होंगे। तो राइट आंसर आपका ये डी हो गया, क्योंकि इसका डिक्शनरी से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जो आपका यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव है, मेजर ऑब्जेक्टिव का मतलब है प्रमुख उद्देश्य, और प्राइमरी लेवल आपका प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पहला विकल्प है, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। जीवन की विभिन्न स्थितियों में अंग्रेजी का उपयोग करना। तो इसको अभी हम रोक के रखेंगे, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस का मतलब होता है विभिन्न स्थितियों में, ऑफ लाइफ माने जीवन की। अगला विकल्प है, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट। एसेंट का मतलब होता है पद्धति। तो ब्रिटिश पद्धति में अंग्रेजी बोलना। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा कि प्राइमरी लेवल में इसलिए आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है कि आप ब्रिटिश पद्धति में, जैसे इंग्लैंड ब्रिटिश में बोली जाती है इंग्लिश, आप वैसे बोलने लगो। अगला ऑप्शन है, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है प्राइमरी लेवल में। तो आप पढ़ाई लिखाई वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे। अगला ऑप्शन है, नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी की व्याकरण जानने के लिए। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो प्राइमरी लेवल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो आपको विभिन्न जीवन की जो विभिन्न स्थितियां हैं उसमें अंग्रेजी को बोल सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, इसलिए पढ़ाई जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया, क्योंकि आपको वो विकल्प चुनना है जो मोस्ट एसेंशियल विकल्प हो, जो सबसे ज़्यादा पार्ट को कवर कर रहा हो। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, इन लर्निंग ए लैंग्वेज स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज्ड बिकॉज। भाषा सीखने में छात्रों के बात करने का समय बढ़ा दिया जाना चाहिए। इंक्रीज्ड माने बढ़ा दिया जाना चाहिए, और टॉकिंग टाइम माने बात करने का। तो पढ़ने के समय या सीखने के समय छात्रों के बात करने का समय बढ़ा दिया जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि। आपको कारण बताना है क्यों बढ़ा दिया जाना चाहिए। इसका पहला आपका विकल्प है, दे यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पज। वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लक्ष्य भाषा का उपयोग करते हैं। तो इसको अभी हम रोक के रखेंगे। अगला विकल्प है, टीचर्स फील रिलैक्स्ड व्हाइल स्टूडेंट्स और टॉकिंग। शिक्षक
जब शिक्षक छात्रों से जब बात करते हैं तो वो रिलैक्स फील करते हैं। रिलैक्स व्हाइल स्टूडेंट टॉकिंग, यानी कि जब छात्र बात करते हैं तो शिक्षक अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उन्हें बात करने के अवसर इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि छात्र आराम से कुर्सी पर बैठ के मोबाइल चलाए, रिलैक्स फील करे। अगला ऑप्शन है आपका दे इंजॉय स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स। उन्हें अपने दोस्तों के साथ बात करने में इंजॉय आता है, या उन्हें दोस्तों के साथ बात करने में समय बिताना अच्छा लगता है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है दे कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम ईच अदर। वे एक दूसरे से सही से उच्चारण सीख सकते हैं। तो इसको भी अभी हम रोके रखेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे आपके पास दो विकल्प हैं, ए और डी। इन दो विकल्पों में से आपको चुनना है। तो पहला है तो दे यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पज, कि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लक्ष्य भाषा का उपयोग करते हैं। और दे कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर ईच अदर, वे एक दूसरे से सही उच्चारण सीख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एसेंशियल है वो आपका ए विकल्प हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आया था और वहाँ पर आयोग ने ए क्वेश्चन माना था। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए टीचर ऑफ क्लास 5 इज प्लानिंग टू टीच ग्रामर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट बी ए गुड स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग ग्रामर। तो कक्षा 5 का एक शिक्षक व्याकरण पढ़ाने की योजना बना रहा है। तो व्याकरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति हो सकती है। प्लानिंग मतलब योजना और स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति। तो व्याकरण पढ़ाने के लिए कौन सी सबसे अच्छी रणनीति हो सकती है, आपको वो आंसर चुनना है। पहला विकल्प है गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेस्ट एज ए स्ट्रेटजी, रणनीति के रूप में व्याकरण का अभ्यास देना। तो इसको अभी हम रोके रखेंगे। अगला ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट टू केयरफुली नोट डाउन द रूल्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखे नियमों को छात्रों से ध्यानपूर्वक नोट करवाना, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड पर नियम लिखे हैं उनको छात्रों से नोट करवाना। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई कोई चीज़ जब कॉपी करवा देंगे तो इससे उनके अंदर व्याकरण की इतनी ज़्यादा क्षमता का विकास नहीं होगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई वाला आपको आंसर वैसे भी नहीं चुनना है, आपको आसपास परिवेश और व्यवहारिक आंसर चुनना है। अगला विकल्प है गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस ऑफ द रूल्स विद एग्जाम्पल्स, उदाहरणों के साथ नियमों का अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण करना। तो इसको अभी हम रोके रखेंगे। अगला विकल्प है आस्किंग स्टूडेंट्स टू डू ड्रिल वर्क ओनली टू लर्न रूल्स। जैसे ही आपको ओनली मिल गया, ये विकल्प आपका कभी भी राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि छात्रों को केवल नियम सिखाने के लिए ड्रिल कार्य कराना चाहिए। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। हिंदी में आपको भी बताया था हमने, साइकोलॉजी में भी बताया कि जहाँ पर केवल सिर्फ ही मिल जाए, वैसे ही यहाँ पर अगर कभी भी आपको ऑलवेज ईवर ओनली मिल जाए तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपके पास दो विकल्प हैं, पहला और तीसरा, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा सूटेबल विकल्प है वो आपका सी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास 5 की बात कही गई है और क्लास 5 में आपको इतना ज़्यादा अभ्यास नहीं कराना है, क्योंकि क्लास 5 में आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं, वहाँ पर गृहकार और अभ्यास बहुत कम कराया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस ऑफ रूल्स विद एग्जाम्पल्स, कि छात्रों को नियम सिखाने के लिए अच्छी तरीके से उदाहरण देकर उनका स्पष्टीकरण करना। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाइल इवैल्यूएटिंग ए ग्रुप वर्क ए टीचर शुड नॉट फोकस ऑन, समूह कार्य का मूल्यांकन करते समय एक शिक्षक को फोकस यानी ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। इवैल्यूएटिंग माने होता है मूल्यांकन, ग्रुप वर्क समूह कार्य। तो समूह कार्य का मूल्यांकन करते समय एक शिक्षक को किस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पहला आपका विकल्प है शोइंग कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए चिंता। अगला विकल्प है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस, साथ में सीखने की प्रक्रिया, यानी कि जो साथ में जो सीख रहे हैं उस प्रक्रिया। अगला ऑप्शन है आपका इवैल्यूएटिंग ईच चाइल्ड्स वर्क, प्रत्येक बच्चे के काम का मूल्यांकन। और अगला ऑप्शन है टॉकिंग इनिशिएटिव्स इन वर्क, काम में पहल करना। काम में पहल करने का मतलब है कि वो कोई कार्य सीख रहे हैं, अगर कहीं पर वो फंस रहे हैं या कोई कार्य शुरू करना है तो वो टीचर्स में पहल करेगा। तो आपका ए ऑप्शन सही है, बी भी सही है
और डी भी सही है, लेकिन आपसे नॉट वाला पूछा गया है, गलत वाला। तो गलत वाला आपका सी विकल्प हो गया कि इवुलेटिंग ईच चाइल्ड वर्क। आप जब समूह में कार्य करा रहे हैं तो उस टाइम पे आप प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन नहीं करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई। यानी कि इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजी में कौन सा नैदानिक परीक्षण भाषा शिक्षक को पहचानने में मदद करेगा। यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है नैदानिक परीक्षण, और लैंग्वेज टीचर यानी कि भाषा का टीचर जो है, और आइडेंटिफाई माने पहचान करना। तो अंग्रेजी में कौन सा नैदानिक परीक्षण भाषा शिक्षक को पहचानने में मदद करेगा। पहला ऑप्शन है आपका इंटेलिजेंट लर्नर्स इन हर क्लास, उसकी कक्षा में बुद्धिमान शिक्षार्थी। अगला ऑप्शन है स्लो लर्नर्स इन हर क्लास, उसकी कक्षा में स्लो धीरे धीरे बोलने वाले छात्र। तो ये आपके ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे, ना ही इंटेलिजेंट छात्रों का नैदानिक मूल्यांकन आप सिर्फ करेंगे, ना ही जो धीरे धीरे छात्र सीखते हैं उनका करेंगे। अगला ऑप्शन है लर्निंग डिफ़िकल्ट द लर्नर्स फेसेज इन इंग्लिश, जिसको अभी हम रोक के रखेंगे। अगला ऑप्शन है द टॉपिक विच द लर्नर्स हैज़ नॉट लर्न बाय हार्ट, यानी कि जिस टॉपिक को दिल से हार्टली नहीं सीखा गया है, तो इसको भी आप नहीं चुनेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका इसमें सी हो जाएगा कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज द लर्नर फेसेज इन इंग्लिश, कि अंग्रेजी सीखने वाले को क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या क्या उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इस चीज़ का हम नैदानिक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन, While teaching English, a teacher is not able to draw attention of some students sitting at the back. She should. अंग्रेजी पढ़ाते समय शिक्षक देखता है कि पीछे बैठे छात्र, यहाँ पे दिया गया है सिटिंग एट द बैक, पीछे बैठे छात्रों का ध्यान केंद्रित नहीं है, अटेंशन, नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन, कि ध्यान केंद्रित नहीं है। तो उस टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है engage them by asking questions and evaluating her teaching method, प्रश्न पूछकर और उनकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करके उन्हें साथ में जोड़े। engage का मतलब साथ में, asking क्वेश्चन पूछना, evaluating माने मूल्यांकन करना, और टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करके और उनसे क्वेश्चन पूछकर उन्हें साथ में जोड़े। तो इसको अभी हम रोक के रखेंगे। अगला विकल्प है स्टॉप एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट डिक्टेटिंग द नोट्स द स्टूडेंट्स, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझाना बंद करे और छात्रों को नोट्स बनाना शुरू करे। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। स्कॉल्ड देम फॉर नॉट पेइंग अटेंशन, ध्यान ना देने के लिए उन्हें डांटना या दंड देना। स्कॉल्ड मतलब दंड देना, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इग्नोर देम एंड कैरी ऑन, उन्हें अनदेखा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया कि आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और उनके शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करेंगे और उन्हें अपने साथ में जोड़ेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड, जब कोई बच्चा स्वाभाविक रूप से बिना ज़्यादा अभ्यास के भाषा सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब कोई बच्चा बिना अभ्यास के अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के परिवेश से जब भाषा सीखता है तो उसको हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज जनरलाइजेशन, यानी कि भाषा का सामान्यीकरण। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि भाषा का सामान्यीकरण तब होता है जब हम कोई चीज़ कई उदाहरणों के द्वारा एक नियम को बना लेते हैं और उस नियम को एक सामान्यीकरण नियम कहते हैं। जब कई उदाहरणों के द्वारा एक हम नियम निकालते हैं, उसका सामान्यीकरण करते हैं, उसके बाद हम नियम उसको उपयोग में लाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन हो, यही आपका राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि अगला ऑप्शन है लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा सीखना, और लैंग्वेज एडाप्शन माने भाषा अनुकूलन, ये कोई भी नहीं होंगे। तो राइट ऑप्शन आपका लैंग्वेज एक्विजिशन बी ऑप्शन हो गया। जब कहा जाए कि विदाउट मच प्रैक्टिस, तो आप वहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन करेंगे। अगर यहीं पे कहा गया होता विद मोर प्रैक्टिस, तो विद मोर प्रैक्टिस का मतलब है कि भाषा सीखने के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास करना, तो आपका लैंग्वेज लर्निंग हो जाता, यानी कि भाषा सीखना। लेकिन जब कहा जाए विदाउट मच प्रैक्टिस, तो आपका हो जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन। तो बी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल,
यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण है? डेवलपिंग रीडिंग स्किल, पठन कौशल को विकसित करने में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू रीड फ्रेजेज करेक्टली, वाक्यांशों को सही ढंग से पढ़ाने की क्षमता। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है, क्योंकि प्राइमरी लेवल में फ्रेजेज आपके वाक्यांश नहीं होते हैं। अगला ऑप्शन है एबिलिटी टू कंप्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, यानी कि पहले से पढ़े गए पाठ को समझने की क्षमता, इसको भी हम रोके रखेंगे। अगला ऑप्शन है ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट, केवल वर्णमाला का सही क्रम जानना। जैसे ही ओनली मिल गया आपका आंसर नहीं होगा। एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली, शब्दों को सही ढंग से पढ़ने की क्षमता, तो इसको हम रोक के रखेंगे। तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल वाला जब विकल्प चुनेंगे तो आपका विकल्प हो जाएगा बी की एबिलिटी टू कंप्रेहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, यानी कि पहले से पढ़े गए पाठ को समझने की क्षमता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाइल रीडिंग ए लर्नर नीड्स टू, यानी कि पढ़ते समय एक शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए या क्या उसकी ज़रूरत होती है? पहला ऑप्शन है गेस द कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, पाठ को समझने के लिए नए शब्दों को संगत अर्थ का अनुमान लगाए। और राइट ऑप्शन आपका यही हो गया, क्योंकि जो पाठ को समझने के लिए जो भी नए शब्द आए पाठ में, तो उन शब्दों का वो अनुमान लगाए, उनको संगत शब्द हैं उनके साथ अनुमान लगाए और पाठ को आगे पढ़े। क्योंकि जो अगले 3 विकल्प दिए गए हैं ये आपके आंसर नहीं होंगे। देख भी लेते हैं। ट्रांसलेट द रिटन सिम्बल्स इनटू करस्पॉन्डिंग साउंड टू ग्रेस्प देयर मीनिंग, यानी कि लिखे हुए प्रतीकों का अनुवाद उनके अर्थ को समझने के लिए उसी ध्वनियों में करें, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। रिसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड वर्ड्स, यानी कि शब्दों को पढ़ने के क्रम में उन्हें तोड़ना और डिकोड करना, ये भी नहीं आपका आंसर होगा। अगला है अंडरस्टैंड एवरी वर्ड टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, पाठ के अर्थों को समझने के लिए हर शब्द को समझें, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिप्थोंग्स और, आपको बताना है कि डिप्थोंग्स क्या होते हैं। तो पहले तो आप जानें कि डिप्थोंग्स कहते हैं किसे कहते हैं। तो आपके जो साउंड होते हैं अल्फ़ाबेट में, बावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि आपके 20 बावेल साउंड होते हैं और 24 आपके कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। बावेल और कॉन्सोनेंट अलग अलग चीज़ है। बावेल आपके 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, लेकिन बावेल साउंड आपकी 20 होती हैं और कॉन्सोनेंट साउंड आपकी 24 होती हैं। और बावेल साउंड में भी आपकी 2 प्रकार की साउंड होती हैं। एक होता है मोनोफिथोंग जिसको एकल स्वर कहते हैं, और एक होता है डिप्थोंग, डिप्थोंग को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो आपका राइट आंसर डबल बावेल साउंड हो गया, यानी कि संयुक्त स्वर, जो संयुक्त स्वर की ध्वनियाँ होती हैं उनको डिप्थोंग कहते हैं। और डिप्थोंग आपके 8 होते हैं। अगर पूछा भी जाए कभी डिप्थोंग कितने होते हैं, तो डिप्थोंग आपके 8 होते हैं। तो राइट विकल्प आपका ए हो गया। तो इंग्लिश में हमने 12 क्वेश्चनों को कवर किया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।